वंदे मातरम। रविवार का दिन है और 3 अक्टूबर 2021 से फेसबुक लाइव की शुरुआत प्रत्येक रविवार को अब सायं 8 बजे की जाएगी। ये जो अमृत गाथा का वेबिनार था उसमें घोषणा की गई थी। तो सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत जो अमृत गाथा है उसका 13वां अंक ये प्रस्तुत किया जाएगा और आज़ादी की अमृत गाथा है। तो इसमें स्वतंत्रता सेनानियों की, महापुरुषों की हम लोग बात करेंगे। भारत को सकारात्मक बनाने के लिए जितनी कोशिशें हो सकती हैं उसको करने के लिए टीम आरजेएस तैयार है। आरजेएस की टेक्निकल टीम का पूरा सहयोग है और को ऑर्गेनाइज़र भी इस महीने जितने भी वेबिनार हैं उसके लिए को ऑर्गेनाइज़र भी तैयार हैं। तो आइए सबसे पहले इस बात की जानकारी दें कि इससे पहले एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में, जो कि कनॉट प्लेस के पास है, प्रोजेक्टर के साथ वहाँ पर आरजेएस का जय हिंद जय भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम किया गया था 12 अगस्त 2018 में। और उसकी मैगजीन हमारे हाथ में है और हम चाहते हैं कि जो आर.एस. सुंदरम जी हैं, रामानुज सिंह सुंदरम, संपादक और समाज सेवी हैं, उनकी एक कविता इसमें प्रकाशित है और बहुत ही अच्छी कविता है। ये राष्ट्र वंदना के हिसाब से है। तो राष्ट्र वंदना से ही हम इस फेसबुक लाइव की शुरुआत करेंगे। एक बार मैगजीन आपको दिखा देते हैं। ये आप गूगल में लिखेंगे www.rjspositive.org.in तो ये मैगजीन सोवेनियर उपलब्ध है। ये आप देख रहे हैं 2018 की बात, आरजेएस, और ये देखिए टीजेएपीएस केबीएस के ये संस्था और ये सोमेन कोले हैं। जो देखिए ये गांधी पीस फाउंडेशन में जो कार्यक्रम हो रहा था 2017 में 22 जनवरी, उसमें आप उपस्थित थे। ये 2017 की फोटोग्राफ्स हैं। कोलकाता से सोमेन कोले जी आए थे और दीप माथुर जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दीप माथुर जी। और यहाँ देखिए सोमेन कोले यहाँ पर भी हैं। ये 6.5 साल पहले सकारात्मक भारत आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने की थी। और ये देखिए मन की बात पे जब वेबिनार किया जा रहा था 2016 में, तो ये पूरी टीम आरजेएस की है। सोमेन कोले यहाँ पे मौजूद हैं और ये पूरी टीम जो है आप देख रहे हैं, अशोक कुमार ठाकुर जी, एक डॉक्टर के झिंगन साहब, और इधर भी डॉक्टर दीप माथुर जी यहाँ पे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सकारात्मक भारत आंदोलन की शुरुआत जो है 6.5 साल पहले की थी। और सुंदरम जी जुड़े हुए हैं जिनकी कविता का पाठ हम करने जा रहे हैं। ये इसी मैगजीन का ये हिस्सा है। 9th पेज पर ये मैगजीन छपी हुई है। 12 अगस्त 2018 एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर दिल्ली, और ऊपर लिखा हुआ है सकारात्मक सोच के साथ आरजेएस जय हिंद जय भारत स्मारिका 2018। ये राष्ट्र वंदना रामानुज सिंह सुंदरम जी, ये कवि, पत्रकार, समाज सेवी, संपादक। सुंदरम जी राष्ट्र वंदना में लिखते हैं, हर जन में सात्विकता भरती भारत भूमि महान है। हर जन में सात्विकता भरती भारत भूमि महान है। हे अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम है। सत्य अहिंसा संयमशील से जग का रूप संवारो तुम। मानवता का पाठ पढ़ा मानव का रूप निखारो तुम। विश्व बंधुता त्याग प्रेम का पावन पीयूष पिलाओ तुम। भौतिकता में भटके जग को नूतन राह दिखाओ तुम। आदि भूमि है तप त्याग की सद्भावों का धाम है। हे अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम है। उर्वर उन्नत भूमि है तेरी निधियां जो सतत लुटाती। वन उपवन अरु खेतों में नित औषधि अन्न उगाती। सागर सरिता निर्झर तेरे हैं अमृत की धार बहाते। शीतल मंद समीर बहाकर पवन देव मुस्काते। संस्कृति की जननी तुम माता जग में सर्व प्रधान है। हे अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम है। सिर पर तेरे शैल राज नित हिम का मुकुट सजाता है। जल निधि हिंद तेरे चरणों में सादर शीश झुकाता है। भोजन वसन जल औषध देकर स्वस्थ सभी को रखती हो। जन जन में उत्साह अमिय भर जीवन सुखमय करती हो।
ऋषि मुनि व महापुरुषों का तुम तो पावन धाम है अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम है। यह है राष्ट्र वंदना आर.एस. सुंदरम जी का। अनुराधा महतो जी को धन्यवाद, वंदे मातरम। और इस मैगजीन से ये राष्ट्र वंदना आर.एस. सुंदरम जी का जो प्रकाशित है आरजेएस की जो मैगजीन है उसमें। और अब आपको याद दिलाते हैं कि कल जो अमृत गाथा का 12वां एपिसोड हुआ था राष्ट्रीय वेबिनार के रूप में, उसमें 4 चांद लग गया जब सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी मौजूद हुए और उन्होंने अपने उद्बोधन से हम लोगों को लाभान्वित किया। विषय था स्वच्छता से स्वास्थ्य, अहिंसा से शांति। विश्व अहिंसा दिवस पर किया गया था 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के अवसर पे। और यहाँ पर एक सबसे खास बात ये रही कि लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती 2 अक्टूबर, उनको श्रद्धांजलि हम लोगों ने दी, गांधी जी को दी, और के कामराज जी को श्रद्धांजलि दी। बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, उनकी पुण्यतिथि। और राजकुमारी अमृत कौर जो कि दिल्ली का एम्स आप देख रहे हैं, उसकी स्थापना राजकुमारी अमृत कौर जी ने किया था और पहली भारत की कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। तो उनकी पुण्यतिथि को भी हम लोगों ने नमन किया, श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया, नई पीढ़ी तक इन बातों को पहुंचाया। क्योंकि आज़ादी की अमर गाथा का मतलब यही है कि जिन लोगों ने इस देश के लिए जो भी कुर्बानी दी हैं उनको याद किया जाए। आज भी हम लोग याद करेंगे, काफ़ी लंबी फहरिस्त है। और न केवल आज की पुण्यतिथि और जयंती के अवसर पे, बल्कि आने वाले कुछ और महापुरुषों के हैं, आने वाले 5-6 दिनों के, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि इसके बाद ये रविवार ये फेसबुक लाइव है 8:30 बजे प्रत्येक रविवार को। अब हम लोग आज से मिलना शुरू करेंगे पुनः, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने सितंबर तक इसको किया था। सितंबर में 5 सितंबर वगैरह का फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपलोड भी है। तो मैं कह रहा था कि कल का वेबिनार इसलिए बहुत ही सार्थकता लिए हुए था क्योंकि स्वच्छता में डॉक्टर विंदेश्वर पाठक का पूरे वर्ल्ड में नाम है। और वो आपके आरजेएस वेबिनार में ओपनिंग रिमार्क्स किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने दिशा दे दी पूरे वेबिनार, पूरा सानिध्य, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा जो गांधीवादी 2 महिलाएं आई थी, कुसुम शाह जी जो कि अध्यक्षा गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा दिल्ली राजघाट के पास है, उनकी अध्यक्षता आई थी। साथ में पूर्व अध्यक्षा गांधी शांति प्रतिष्ठान राधा भट्ट जी आई थी। इसके साथ साथ एक लेखक आए थे जिन्होंने गांधी जी की प्रतिबंधित रचनाएं थी जो गांधी जी पे लिखी जाती थी, अंग्रेज उनको प्रतिबंध कर देते थे, तो उसको प्रकाशित कराने का बीड़ा उठाया था राकेश पांडे जी ने, प्रवासी संसार के संपादक हैं, तो वो भी आए थे, सम्मानित अतिथि थे। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जो कि अध्यक्ष साइंटिफिक कमेटी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने स्वच्छता के बारे में 4-5 साल पहले से कैंपेन शुरू किया था। कोरोना में तो हाथ धोने का एक प्रचलन बढ़ गया था, लेकिन उन्होंने हाथ की सफाई, हाथ कैसे धोएं, उसके तरीके स्कूलों में जाकर जगह जगह कार्यक्रम करके इन्होंने दिल्ली के अंदर बताया था। तो डॉक्टर नरेंद्र सैनी भी आए थे और प्रोफेसर विजॉन मिश्रा जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रेसिडेंशियल एड्रेस प्रस्तुत किया और बहुत सारी बातों की चर्चा की। वो सारा यूट्यूब पे अपलोड है और आरजेएस के ग्रुप में या फेसबुक पे वो अपलोड कर दिया गया है, बहुत जगह शेयर किया गया है, सैकड़ों जगहों पे ग्रुपों में इसको शेयर कर दिया गया है, ताकि विश्व अहिंसा दिवस के बारे में, स्वच्छता के बारे में, शांति के बारे में लोगों तक संदेश पहुँचे, स्वास्थ्य के बारे में। और हेल्दी यू फाउंडेशन को ऑर्गेनाइज़र थे, उनके सौजन्य से, सहयोग से ये वेबिनार किया गया। और हम लोगों ने एक तरीका अपनाया है कि स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग कोई भी व्यक्ति या संस्था कर सकती है, और हम लोग 75 अंक करेंगे, इसका बीड़ा आरजेएस ने उठाया है। और बहुत सारे, संजय उपाध्याय जी जुड़े हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, WGI जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया है उसके उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय उपाध्याय जी, बहुत ही लाभदायक और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम है, आपका साधुवाद। जहाँ सर जानकारी देना हम लोगों का फ़र्ज़ है, पत्रकार होने के नाते और समाज सेवी होने के नाते भी। संचालन जो किए पत्रकार और लेखक मनोहर मनोज जी ने, उन्होंने जो कविता सुनाई, 2-3 कविताएं उन्होंने
अपने संचालन के दरमियान में सुनाई, जो बहुत ही उच्च कोटि की थी। उनकी विद्वता का वहाँ लगा कि बहुत अच्छा उन्होंने तैयारी की थी, मनोहर मनोज जी। तो हम एक तरह से फेसबुक लाइव में आकर इन सभी सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं फेसबुक के इस मंच से, और इसके साथ साथ उन लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे जिन लोगों ने अवार्ड घोषित किया है। जैसे कि जमशेदपुर से आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान महात्मा गांधी के नाम का घोषित किया गया है, और श्री जगबली सिंह जी जो कि रिटायर्ड एसडीओ हैं मानगो जमशेदपुर झारखंड, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती बिमला देवी जी की स्मृति में महात्मा गांधी के नाम का ये अवार्ड घोषित किया है। वहीं पर महिला किसान उद्यमी जो गांव कसाप भोजपुर बिहार की हैं राजकुमारी देवी, उन्होंने अपने स्वर्गीय पति श्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी जो कि सेवानिवृत्त हैं, बोकारो स्टील प्लांट से नौकरी करते थे और रिटायर कर गए थे और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने राजकुमारी जी ने अपने हस्बैंड के स्मृति में लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है। एक बार रूबरू करा देते हैं। ये अवार्ड जो है प्रारूप है ये, और इसकी प्रशस्ति पत्र बनेगा, मोमेंटो वगैरह सब चीज़ बनेगा। उम्मीद है जनवरी में हम लोग इस सकारात्मक व्यक्तित्व को प्रदान करेंगे, और ये दूसरा अवार्ड लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम का। तो इस तरह से ये कैंपेन है, एक अनूठी मुहिम है जो पूर्वजों को भी याद करना है और पूर्वजों के साथ साथ देश से कनेक्ट करता हुआ, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम यानी भारत के महापुरुषों से कनेक्ट करता हुआ ये कार्यक्रम जो है, जिसमें कि 40 अवार्ड आरजेएस फैमिली के पूर्वजों की स्मृति में घोषित किए गए हैं, और ये 40 महापुरुष जो हैं ये अलग अलग राज्यों के हैं। तो एक सूत्र में इन महापुरुषों के माध्यम से समेटने का काम, एक सूत्र में लाने का काम जो है आरजेएस कर रही है। और साथ में टीजेएपीएस केबीएस के कोलकाता की जो संस्था है, 6.5 साल से हम लोग ये अलग जगा रही है ही नहीं, बल्कि आरजेएस स्टार फैमिली अवार्ड जो है वो हस्बैंड और वाइफ को प्रदान किया जाता है। उसके बारे में भी बहुत से लोगों को पता होगा। ये जो कोलाज है, जो कल वेबिनार जो हुआ विश्व अहिंसा दिवस पर 2 अक्टूबर को, तो ये सम्मानित अतिथि लोग हैं जगदीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर जो कि पूर्व निदेशक एमसीडी हैं, मनोहर मनोज जी हैं, और नीचे से मैं पढ़ रहा हूँ कुसुम शाह जी हैं, और राकेश पांडे जी, डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, प्रोफेसर बिजौन मिश्रा जी, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी और राधा भट्ट जी, ये सब लोग यहाँ उपस्थित हुई और अपने अपने उद्बोधन से हम लोगों को काफ़ी लाभान्वित किया, और इसको यूट्यूब पे काफ़ी लोड किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रेरणा रस्तोगी हरियाणा की थी, पॉजिटिव स्पीकर बनी, उन्होंने अपनी वीडियो भेजी थी। तो पॉजिटिव स्पीकर की कल्पना आरजेएस ने की है कि जो लोग भेज रहे हैं तो यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है उनके विचारों को, कि उन्होंने अमृत कौर के बारे में क्या कहा, के कामराज जी के बारे में क्या कहा, शास्त्री जी के बारे में क्या कहा। इस तरह से अलग अलग जगहों से वो चीज़ें आ रही हैं, और उसको हम लोग गुजरात से जैसे मधुबेन राठौर जी ने गांधी जयंती पे भेजा, उसको भी लोड किया गया, पटना से भी आया, और इसके साथ साथ यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दिया गया। वेबिनार इधर चल रहा था और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम चल रहा था। तो विश्व अहिंसा दिवस बहुत ही सक्सेसफुल रहा, क्योंकि सभी स्पीकर जितने बुलाए गए थे वो सभी लोग मौजूद हो गए, और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। उससे काफ़ी ज्ञान वर्धन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वेबिनार काफ़ी अच्छा साबित हुआ। लोगों का मानना है कि इस तरह के वेबिनार जो हैं वो निश्चित रूप से हमें काफ़ी लाभान्वित करते हैं, एक जानकारी जो मिलती है। अब इस वेबिनार को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत सारी बातें हैं। सविता सहाय जी जो कि जमशेदपुर आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र की से जुड़ी हुई हैं, उनकी भी वीडियो आई थी, और वो भी सविता सहाय जी पॉजिटिव स्पीकर के रूप में वेबिनार में उन्होंने संबोधित किया। 2.5 मिनट का समय पॉजिटिव स्पीकर को दिया जा रहा है स्वयं का स्वामी बनो अभियान के अंतर्गत, ताकि मुख्य अतिथि सम्मानित अतिथि
के बीच में हमारी आरजेएस फैमिली के लोग भी स्वयं का स्वामी बने और बोलने का उन्हें अवसर प्रदान किया जाता है, स्वयं का स्वामी बनो अभियान के अंतर्गत। तो ये बातें अब वेबिनार की यहाँ पे विराम देते हैं। बहुत सारे सेगमेंट हैं और जिसमें हम आगे आने वाले समय में स्वतंत्रता सेनानियों की भी चर्चा करेंगे, महापुरुषों की भी चर्चा करेंगे। एक जो अहम चर्चा है वो है कि 5 ऐसे लक्षण अगर दिखाई दें तो आप सावधान हो जाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जो है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जी ने दी, जो कि सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा रूबरू हो लें अपने स्वास्थ्य को लेकर। जी नमस्कार दोस्तों, हमारी बॉडी का एक्सटर्नल अपीयरेंस हमारे इनर सेल्फ का एक रिफ्लेक्शन होता है। अगर हमारी बॉडी हेल्दी स्टेट में है तो एक अलग साइंस शो करती है, और अगर उसके अंदर कोई बीमारी है या फिर कोई डिजीज पनप रहा है तो उसके अलग साइंस आने लगते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। मैं एक गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे साइंस के बारे में बताने जा रही हूं जो इंडिकेट करते हैं हमारे हेल्थ कंडीशन की तरफ, या फिर बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे मुंह की, यानी हमारे माउथ से। हमारे मुंह से बहुत सारी बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी टंग। टंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंडिकेटर होती है और टंग के कलर्स के, इसके ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं, इससे पता लगाया जा सकता है कि आपकी बॉडी की हेल्थ कंडीशन सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, टंग का जो नॉर्मल कलर है वो लाइट पिंकिश कलर में होता है, लेकिन अगर टंग पेल दिख रही है यानी सफेद जैसी दिख रही है तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की कमी है और बॉडी में एनीमिया की कंडीशन है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, उसका काम में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता और हर वक्त सोने की इच्छा बनी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी टंग का कलर चेंज हो रहा है, वो पेल हो रही है, तो इसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जियों का सेवन बढ़ाइए। पोमग्रेनेट यानी अनार, चुकंदर, गाजर और पीले फलों का अगर सेवन बढ़ाते हैं तो समय रहते आप एनीमिया की कंडीशन को सुधार सकते हैं। एक और कंडीशन टंग में दिखाई देती है, वो है व्हाइट कोटेड टंग। जी हाँ, टंग के ऊपर अगर सफेद परत दिखाई देती है और मुंह को अच्छे से साफ करने पर भी वो साफ नहीं होती है, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव यानी कि पेट संबंधी प्रॉब्लम है। कई बार टंग पे दाग धब्बे भी दिखाई देते हैं, काले काले धब्बे भी दिखाई देते हैं, ये लीवर इश्यूज को इंडिकेट करता है। इसके अलावा टंग में सूजन यानी कि ग्लोसाइटिस नाम की जो कंडीशन होती है वो इंडिकेट करती है कि सीलिएक डिजीज हो सकता है या फिर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। इस तरीके के साइंस दिखने पर आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए और समय रहते अगर आप उसको टेकअप करते हैं, उसके बारे में कुछ प्रयत्न करते हैं उसको सही करने का, तो आप किसी भी बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो नम्रता उपाध्याय जी, जो कि सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हैं, इन्होंने जो बात बताई है, अभी तो एक पॉइंट है, 4 और पॉइंट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आरजेएस फैमिली ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो ये थोड़ी ही देर में आरजेएस के फैमिली ग्रुप में ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ फेसबुक फ्रेंड्स हैं जो आप देख रहे हैं, तो उदय मन्ना के फेसबुक पे आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे चीज़ें, जानकारी है यूट्यूब पे लगा दिया गया है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के द्वारा। तो ये चीज़ें आप लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी थी और इसलिए हमने आज ये शेयर किया। इस तरह की चीज़ें हम लोग बराबर शेयर करते हैं और करना भी चाहिए। अब आइए हम उस सेगमेंट में चलते हैं जहां हम लोग कुछ महापुरुषों को याद करेंगे, क्योंकि आज़ादी की अमृत गाथा का ये 13वां अंक जो है में जुड़े हुए हैं आप। 12वां अंक का राष्ट्रीय वेबिनार हुआ था, 13वां अंक जो है वो फेसबुक लाइव के में प्रस्तुत किया जा रहा है और ये आज़ादी की अमृत गाथा है जहां पर हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे। ये बैनर कल वेबिनार में लॉन्च किया गया जिसमें लिखा हुआ है कि उदय मन्ना आरजेएस फेसबुक लाइव। ये है जैसे 3/10 है, रविवार है, तो रविवार ये फेसबुक लाइव आज से शुरू किया जा रहा है। इससे पहले भी हम लोग 3 दिन हफ्ते में कर रहे थे, जो कि
एंड कर दिया गया था, जो समाप्त कर दिया गया था, अब पुनः ये फेसबुक लाइव अमृत गाथा के हिसाब से शुरू किया जाएगा। एक अंक इस अमृत गाथा को दिया जाएगा, जैसे वेबिनार को दिया जाता है या फिर देश भर से जो वीडियोज़ आती हैं उसको यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है। तो 5 वीडियोज़ अगर अपलोड किया जाता है 5 जगहों की, 5 लोगों की, तो उसको एक अंक अमृत गाथा का मान लिया जाता है। तो आज अमृत गाथा का 13वां अंक प्रस्तुत किया जा रहा है। अब इसको हम लोग, आज़ादी की अमृत गाथा है तो इसमें योगदान देने वाले महापुरुषों के बारे में भी हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये 3 अक्टूबर जो है वो इतिहास में प्रमुखता से दर्ज है। 2 अक्टूबर तो गांधी शास्त्री जयंती और राजकुमारी अमृत कौर और के कामराज जी की पुण्यतिथि के हिसाब से श्रद्धांजलि दी गई थी वेबिनार में। और 3 अक्टूबर को पुण्यतिथि है, आपको बताना चाहेंगे कादम्बिनी गांगुली जी की। कादम्बिनी गांगुली जी को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। भारत की ये भी भागलपुर बिहार में जन्मभूमि रही है। 18 जुलाई 1861, 3 अक्टूबर 1923 कोलकाता ब्रिटिश भारत में आपका निधन हुआ था। तो ये कौन थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हमारा अनुरोध है, आप लोगों से विनय है कि अगर आप अपने जो स्कूली बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको ये सेंड करेंगे, शेयर करेंगे या उन तक पहुंचाएंगे तो आप बहुत ही बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। सकारात्मक भारत आंदोलन यही चीज़ है। यहाँ पर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं की जाती है और हमारा आपका जो परिवार है उसके अंदर ज्ञानवर्धक जानकारी जो हमारे काम लायक हो उसको डिसेमिनेट किया जाता है, वो आप लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन के रूप में कादम्बिनी गांगुली, जो कि भागलपुर बिहार में जन्मी थी और कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव भी कादम्बिनी गांगुली को ही प्राप्त है। कादम्बिनी गांगुली, शायद पहले नाम अगर नहीं सुने होंगे तो इसको याद कर लीजिए कि पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। यानी बाकायदा वो प्रशिक्षण लेकर महिला स्नातक बनी थी, पहली फिजिशियन बनी और उन्होंने कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं की बुरी स्थिति पर भी अच्छा करने का काम किया, उनको बेहतर लाइफ देने का काम किया। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं से कादम्बिनी गांगुली बहुत ही प्रभावित थी। उनमें देशभक्ति की भावना बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाओं से जागृत हुआ है। तो इसी तरह की चीज़ें हैं कि अगर फेसबुक लाइव है, आज़ादी की अमृत गाथा है, तो ये जहाँ जहाँ पहुँचेगा कहीं ना कहीं कुछ अपना काम करेगा। लोगों के अंदर आज़ादी में जो कुर्बान हुए, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उनके प्रति एक मान, आदर भाव उत्पन्न होगा। अब आइए कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी कस्तूरी बाई की चर्चा करते हैं। 4 अक्टूबर पुण्यतिथि है। प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री थी कस्तूरी बाई, माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहन थी। हाथी महाकौशल से जेल जाने वाली वे प्रथम महिला थी। कस्तूरी बाई में बचपन से ही राष्ट्रीयता के संस्कार थे। वैसे भी माखनलाल चतुर्वेदी जी इतने बड़े कवि की बहन थी वो, और उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया था। महिला संगठन, चरखा सिखाने की कक्षा लेना, शराब एवं विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना, ये उसी समय असहयोग आंदोलन वगैरह चलते थे। तो कस्तूरी बाई स्वतंत्रता सेनानी को इस रूप में हम लोग आज याद कर रहे हैं। अब आइए स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, वकील, पत्रकार श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की चर्चा करते हैं। 4 अक्टूबर उनका जन्मदिन है। 1857 में 4 अक्टूबर को जन्म हुआ था। उस समय 1857 की तो बात ही अलग है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से शुरू हुआ और उसी साल श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का जन्म हुआ। तो पूरे संस्कार लेकर पैदा हुए। आज़ादी भारत के उन अमर सपूतों में से हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत
की आज़ादी के लिए लगा दिया। संपूर्ण जीवन ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से त्रस्त होकर भारत से इंग्लैंड चले गए और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना सारा जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए माहौल बनाने में और नवयुवकों को प्रेरित करने में लगाया। जैसे कि सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो लोगों को प्रेरित करने के लिए विचार क्रांति है, उससे लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आए, देश के प्रति राष्ट्र प्रथम की भावना आए, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, वो इस देश को नमन करें। तो इसलिए उस ज़माने में भी लोग थे और सकारात्मक भारत आंदोलन ये चल रहा है, तो उसके अंतर्गत इन लोगों की चर्चा आज़ादी की अमृत गाथा में की जा रही है। स्वामी दयानंद के सानिध्य में रहकर मुखर हुए संस्कृत और वेद शास्त्रों के मूर्धन्य विद्वान के रूप में श्यामजी कृष्ण जी को काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है और वो दीवान के पद पर भी आसीन रहे थे। लेकिन उनके जेहन में जो था वो स्वतंत्रता के लिए माहौल बनाना था। उनके अपनी विद्वता का जो उपयोग है उन्होंने देश में नवयुवकों को प्रेरित करने में लगाया। जैसे सकारात्मक भारत आंदोलन पूरे देश को सकारात्मक बनाने के लिए लड़ाई झगड़े से दूर रहकर अपनी एनर्जी को दूसरों की भलाई में या अपनी भलाई में या पड़ोसी आड़स पड़ोस एक विचार जो है उसकी दृष्टि में एक रचनात्मक कार्य करने के लिए, सकारात्मक कार्य करने के लिए हम लोग सम्मानित भी करते हैं। और बहुत बड़े बड़े अवार्ड जो है राष्ट्रीय सम्मान के रूप में आपको जनवरी में प्रदान किए जाएंगे। उसका सिलेक्शन जो है वो शुरू हो गया है। 40 अवार्ड हैं वो दिए जाएंगे। अब आइए चर्चा करते हैं एक ऐसी समाज सेवी जो कि रानी भी थी और बहुत सारे मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं। उस वक्त धर्मशालाओं का बड़ा प्रचलन था। लोग जाते थे तो कहाँ ठहरेंगे, तो ठहरने के लिए धर्मशालाएं जो है धार्मिक कार्य किए जाते थे। तो रानी दुर्गावती जिनकी 5 अक्टूबर जन्मदिन है और बांदा उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ था, तो रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके पास लेकर पहुंचा रहे हैं। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इनके नाम पर बना हुआ है और रानी दुर्गावती ने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल, देखिए अपनी जो दासी थी उनके नाम पे भी कितना इज्जत देती थी, समानता की भावना, भाईचारा की भावना। चेरी ताल, अपने नाम पर रानी ताल और अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। गोंडवाना की शासक थीं रानी दुर्गावती, जो भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में गिनी जाती हैं। दुर्गावती ने 16 वर्ष तक जिस कुशलता से राज किया, यानी कि कल्याणकारी राज्य होता है वो शायद इसी तरह का जैसा दुर्गावती ने राज किया, संभाला। उनकी प्रशस्ति इतिहासकारों ने भी की है। इतिहासकारों की नज़र में भी वो बड़ी पॉजिटिव महिला के रूप में दर्ज हैं। और आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है, दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान के अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी। यानी प्रजा जो है खुशहाल थी क्योंकि रानी दुर्गावती प्रजा का ख्याल रखती थी। तो जो भी शासक प्रजा का ख्याल रखता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप कहें, तो उसके जो कर्मचारी हैं वो खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और फिर प्रोडक्शन भी ज़्यादा करते हैं। मेघनाथ साहा, ये वैज्ञानिक जो हैं, इनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। 6 अक्टूबर आपकी जयंती है और आपके ही प्रयत्नों से भारत में भौतिक विज्ञान को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला था। और मेघनाथ साहा ने वर्ष 1956 में कोलकाता में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की और उसके निदेशक बने थे। 6 अक्टूबर जन्मदिन है। तो गणित और भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे। इनके अथक प्रयासों से ही इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना हुई थी। डॉक्टर मेघनाथ साहा ने तारों के ताप और वर्णक्रम के निकट संबंध के भौतिकी कारणों को खोज निकाला था और अपनी खोज के कारण 26 वर्ष की उम्र में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। मेघनाथ साहा जी को और 34 वर्ष की उम्र में लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का फेलो चुना गया। मेघनाथ साहा संसद के भी सदस्य थे। उनके प्रयत्न से भारत में भौतिकी विज्ञान को बड़ा प्रोत्साहन मिला। तो ये मेघनाथ साहा की बात हमने, फोटो भी मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को शेयर करूँ। ये मेघनाथ साहा जी थे, 6 अक्टूबर जन्मदिन। इसके बाद अभी हमने जो चर्चा की थी रानी दुर्गावती का ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये जेहन में नाम याद हो जाए, श्याम कृष्ण वर्मा जी। अभी चर्चा जो चल रही थी, बौद्धिक स्तर पर युवाओं को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले श्याम कृष्ण वर्मा जी। और कादम्बिनी गांगुली जी को संभवतः हमने दिखाया था। कादम्बिनी पहली महिला स्नातक और पहली फिजिशियन।
और बाकायदा डिग्री लेकर ये बनी थी। तो ये मेघनाथ साहा जी की स्टोरी हो गई। अब नाना साहब के बारे में भी चर्चा करते हैं। पुण्यतिथि 6 अक्टूबर नाना साहब की है, स्वतंत्रता सेनानी और 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे नाना साहब। उनका मूल नाम धोंडूपंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। पेशवा बाजीराव वल्लाल भट्ट द्वितीय ने नाना साहब को गोद लिया था। इतिहास में नाना साहब को बालाजी बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन नाना जी के नाम से ज़्यादा नाना साहब के नाम से काफ़ी फेमस रहे हैं। इतिहास में नाना साहब को बालाजी बाजीराव के नाम से वैसे जानते हैं भी लोग। और 1 जुलाई 1857 को जब कानपुर में अंग्रेज़ों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और पेशवा की उपाधि भी धारण कर ली। नाना साहब का अदम्य साहस कभी भी कम नहीं हुआ और उन्होंने क्रांतिकारी सेनाओं का बराबर नेतृत्व किया था। अब आइए, दुर्गा भाभी की 7 अक्टूबर को जन्मदिन है। दुर्गावती देवी दुर्गा भाभी के नाम से फेमस हुई थी और नाना साहब को एक नज़र आप, ये नाना साहब रहे और यहीं पर आपको रानी दुर्गा भाभी जी से मिलिए। दुर्गा भाभी जिनका दुर्गावती देवी नाम था, लेकिन दुर्गा भाभी के नाम से क्यों फेमस थी आप समझ जाएंगे आगे पढ़ने पर। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह आदि क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए थे। दुर्गा भाभी ने उन्हें छुड़ाने के लिए वकील को पैसे देने की खातिर अपने सारे गहने बेच दिए। ये था उस वक्त की भावना। 3000 रुपये वकील को दिए। फिर महात्मा गांधी से भी अपील की कि भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों के लिए कुछ करें। तो इस तरह से दुर्गा भाभी जो हैं क्रांतिकारियों के बीच भाभी के नाम से जानी जाती थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थी और प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ इन्हीं दुर्गा देवी ने 18 दिसंबर 1928 को वेश बदलकर कोलकाता मेल से यात्रा की थी। चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर द फिलॉसफी ऑफ बम दस्तावेज तैयार करने वाले क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गावती बोहरा क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर हुई। सन 1927 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता दुर्गा भाभी ने की थी। तत्कालीन बंबई के गवर्नर हेली को मारने की योजना में टेलर नामक एक अंग्रेज अफसर घायल हो गया था, जिस पर गोली दुर्गा भाभी ने ही चलाई थी। इतनी वीरांगना थी भारत की। ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देकर हम लोगों को नई पीढ़ी को प्रेरित करना है, इनको याद करना है। दुर्गा भाभी का नाम बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आना चाहिए। इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत, भारत सरकार के अमृत महोत्सव की जनभागीदारी के अंतर्गत अमृत गाथा का ये 13वां अंक फेसबुक लाइव प्रस्तुत किया जा रहा है। बाकी वेबिनार और अलग अलग वीडियोज़ को यूट्यूब पे लोड करके आरजेएस पॉजिटिव मीडिया टेक्निकल टीम जो है इस अभियान को अंजाम तक पहुंचा रही है। 75 श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों को लेकर हम लोग तैयार हैं। प्रेमचंद जी भी अंग्रेजों से लड़ गए थे ये भी कहानी है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की बात कर रहे हैं। 8 अक्टूबर आपकी पुण्यतिथि है। लम्ही गांव वाराणसी उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ था। नवाब राय के नाम से भी जाने जाते हैं। वैसे मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के समय में थोड़ा प्रतिबंध था उस नाम से लिखना, तो इन्होंने धनपत राय और नवाब राय और अलग अलग नामों से लिखना शुरू किया था, मुंशी प्रेमचंद। तो ये उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है, ये देख लीजिए। गरीबी और गुर्बत के बावजूद भी जो इनकी लेखनी थी उसको नमन करना चाहिए, कोटि कोटि नमन करना चाहिए। कि इनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स आए हैं, पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, जूते फटे हुए हैं, पुरानी धोती है। उस तस्वीर को देखने के बाद लगता है कि देखो हमारा गांव में रहने वाला और एक टीचर अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी लेखनी से आग उगलता था। ये साहित्य जो है ये समाज का दर्पण होता है। और ये अध्यापक ही नहीं, लेखक, उपन्यासकार और गबन, गोदान, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि के रचयिता मुंशी प्रेमचंद को याद करने का ये दिन है। अब ये अक्टूबर का महीना जो है उनके पुण्यतिथि को लेकर
भारत के उपन्यास सम्राट के रूप में उनका नाम दर्ज है और उनके युग का विस्तार 1880 से 1936 तक है। ये कालखंड भारत के इतिहास में बहुत महत्व का है। इस युग में भारत का स्वतंत्रता संग्राम नई मंजिलों से गुजरा। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे एक सफल लेखक, देशभक्त, नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। 20वीं शती के पूर्वार्ध में जब हिंदी में काम करने की तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी इतना काम करने वाले लेखक उनके सिवा कोई दूसरा नहीं हुआ। गांव में रहते थे। गांव की कहानी, जिस तरह से नमक का दरोगा और अलग अलग कहानियां उनकी आई हैं, उपन्यास, नाटक आए हैं, वो जीवंत करते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि को अमर कर देते हैं। तो ये सिवाय प्रेमचंद के और कोई नहीं कर पाया। जयप्रकाश नारायण जी को याद करने का दिन है क्योंकि इनकी जयंती भी 11 अक्टूबर है और पुण्यतिथि भी 8 अक्टूबर है। पटना बिहार सिताबदियारा के रहने वाले जयप्रकाश नारायण लोकनायक और जेपी कैसे बने, तो थोड़ी सी इनकी तस्वीर दिखाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के पुरोधा, जिन्होंने कि सत्ता को हिला दिया था और किसी लोभ लालच में किसी पद पर नहीं रहे। महात्मा गांधी की तरह ये भी लक्ष्य को ज़्यादा महत्व देते थे, पद को नहीं। इनका लक्ष्य था कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, जनता को कुछ राहत मिलना चाहिए, और इन्होंने जो उस समय की तत्कालीन सत्ता थी उसको उखाड़ फेंका था। पूरे भारत में संपूर्ण क्रांति की लहर जग गई थी। और 7 मार्च सन 1940 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा हजारीबाग जेल में कैद किया गया, आगरा सेंट्रल जेल, इस तरह से। लेकिन उनको उपाधि वगैरह बहुत मिले, भारत रत्न, रमन मैग्सेसे पुरस्कार उनको मिले। लेकिन समाजवाद का जो उनका नारा था वो बहुत ही कामयाब नारा था। और समाजवाद का संबंध वो कहते थे न केवल उनके राजनीतिक जीवन से था बल्कि उनके संपूर्ण जीवन में समाया हुआ था। तो बड़े सिद्धांतवादी नेता थे और किस तरह से उनकी बातों को पूरे देश ने माना। गांधी के बाद शायद जयप्रकाश नारायण में वो ताकत थी, मातृभूमि के इस वरद पुत्र में, और उन्होंने देश की सेवा ही की। देश से लिया कुछ नहीं लेकिन देश को दिया ही, क्योंकि सत्ता अगर अधिनायकवादी अगर निरंकुश हो जाए तो उसके लिए कुछ उपाय करने के लिए कुछ लोग पैदा होते हैं, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसी तरह के थे, त्यागी थे, बलिदानी थे। संपूर्ण क्रांति का नारा से देकर ही सत्ता से बेदखल कर देना एक मजबूत सरकार को, तो ये जयप्रकाश नारायण की ही बूते की बात है। तो जयंती और पुण्यतिथि अक्टूबर माह है। जयप्रकाश नारायण जी को कोटि कोटि नमन। हाँ, यहाँ पे एक और जानकारी देना चाहेंगे। जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित है। अब आइए, 28 अक्टूबर को जयंती है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। ये कहने से तो नहीं समझेंगे लेकिन सिस्टर निवेदिता के नाम से भारत में ये प्रमुख हो गई। 11 अक्टूबर इनकी पुण्यतिथि है। दार्जिलिंग भारत में सिस्टर निवेदिता का निधन हुआ था। शिक्षक भी थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, और इनका विशेष योगदान जो है वो किसी आंदोलन में नहीं हुआ, आज़ादी के आंदोलन में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की तरह उन्होंने राष्ट्रीयता और प्रबल भारतीयता का दर्शन शास्त्र के रूप में उन्होंने युवा पीढ़ी को बताया, और भारत की स्वतंत्रता की कट्टर समर्थक थी सिस्टर निवेदिता। नाम बहुत फेमस है, और अरबिंदो घोष तरीके राष्ट्रवादियों से उनका बहुत ही अच्छा संपर्क था सिस्टर निवेदिता का। तो आप जानते हैं कि अरबिंदो घोष भी गरम दल के थे, क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में अध्यात्म में रुचि होने के कारण ये ओरोविले चले गए, और वहाँ जाकर पुदुचेरी में उन्होंने अपना आश्रम, और फिर उनकी शिष्या जो थी वो ओरोविले आश्रम का स्थापना की। तो इस तरह से अध्यात्म के द्वारा भी उन्होंने आज़ादी की अलग जगाते रहे, लोगों को एकजुट करते रहे, और पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ आते थे। तो अरबिंदो घोष के काफ़ी संपर्क में थी सिस्टर निवेदिता, और इनके बारे में और बातें ये हैं कि इन्हें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और राष्ट्रीय चेतना, एकता, पुनर्जागरण व भारतीय स्वाधीनता के लिए नए विचार जो 1947 में भारत की स्वतंत्रता में फलीभूत हुए थे, उसको बढ़ावा देने वाले प्रखर वक्ताओं में इनका नाम लिया जा सकता है। इनका योगदान इस रूप में माना जाता है।
और राम मनोहर लोहिया 12 अक्टूबर को पुण्यतिथि है। और अकबरपुर फैजाबाद में जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बहुत कम उम्र में ही दुनिया से चले गए थे, लेकिन इनके जो विचारधारा है उसको लेकर आगे लोगों ने बढ़ाया और स्वतंत्रता सेनानी रहे, पढ़ाई भी किया, अर्थशास्त्र में पीएचडी थे। और गोवा मुक्ति आंदोलन, जेल यात्रा किया 20 मई 1944 को, गोवा मुक्ति आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब से जुड़े रहे। ये कई बार जेल गए और बताना चाहेंगे कि एक अजय योद्धा की तरह वो थे, बड़े हिम्मत वाले और स्पष्ट वक्ता के रूप में उनको याद किया जाता है, एक विचारक के रूप में भी देखते हैं हम लोग। और देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया, जिनमें एक थे ये राम मनोहर लोहिया जी। अपनी प्रखर देशभक्ति और बेलौस तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण अपने समर्थकों के साथ ही डॉक्टर लोहिया ने अपने विरोधियों के मध्य भी अपार सम्मान हासिल किया। डॉक्टर लोहिया सहज परंतु निडर राजनीतिज्ञ थे और संत की संतता, फक्कड़पन, मस्ती, निर्लिप्तता और अपूर्व त्याग की भावना थी। डॉक्टर लोहिया मानव की स्थापना के पक्षधर यानी कि समाजवादी थे, और समाजवादी भी इस अर्थ में थे कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र था और वे अपने कार्यक्षेत्र को जनमंगल की अनुभूतियों में महकाना चाहते थे। वे चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेद न रहे, कोई दुराव न रहे, कोई दीवार न रहे, सब जन समान हों, सब जन सबका मंगल चाहते हों, सबके वे हों और उनमें सब हों। वे दार्शनिक व्यवहार के पक्ष में नहीं थे। उनकी दृष्टि में जन को यथार्थ और सत्य से परिचित कराया जाना चाहिए। प्रत्येक जन जाने कि कौन उनका मित्र है, कौन शत्रु है। जनता को वे जनतंत्र का निर्णायक मानते थे और वो जनता को जागरूक करने पर विश्वास करते थे कि जनता अगर जागरूक होती है तो निश्चित रूप से वो भारत के विकास में वो योगदान दे सकती है। ये चीज़ है। और अब कुछ बातचीत करने का सिलसिला हो सकता है आप लोगों से। विकास झा जी जुड़े हुए हैं, तनवीर अंसारी जी जुड़े हुए हैं, घनश्याम तिवारी जी जुड़े हुए हैं, अनुराधा महतो जी जुड़े हुए हैं, संजय उपाध्याय जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अगर आप लोगों का कोई ऐड किया जा सकता है, अगर आप लोग रिक्वेस्ट भेजें तो यहाँ पर आप लोगों को ऐड किया जा सकता है जी। तो ये जो आज़ादी की अमृत गाथा है, इसके माध्यम से नई पीढ़ी तक बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो आरजेएस द्वारा पहुंचाई जा रही हैं वेबिनार के माध्यम से। अब आज से फेसबुक लाइव रविवार ये शुरू किया गया है, और क्योंकि 75 अंक करने हैं और इन सब जानकारियों का ख़जाना जो है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप जानते हैं कि यूट्यूब पे जो चीज़ अपलोड हो जाती है उसको गाहे बगाहे देश दुनिया देखते हैं लोग, उन तक ये जानकारी डिसेमिनेट करने का हम लोगों का ये अभियान जो है वो चल रहा है। 6.5 साल से पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट को पहुंचाने में हम लोग काफ़ी हद तक सफल हुए हैं, और इसको और तेज करने के लिए फेसबुक लाइव को फिर से शुरू किया गया है। अब इसमें आप लोगों का सुझाव अगर आता है तो उसको अमल में भी लाया जाता है। जैसे कि सुझाव आया कि हम लोग देश भर से वीडियो को आमंत्रित करें या उन लोगों से बातचीत करें, तो उन बातचीत को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए। तो ऐसे 5 लोगों से आप लोग आगे आ सकते हैं, आप लोग ऑफ़र कर सकते हैं कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। आज़ादी की अमृत गाथा पूरे भारतीय समाज और भारतीय परिवार के लिए है। जैसे कि हम लोगों ने जो वेबिनार हुआ उसको यूट्यूब पे अपलोड किया, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक आए हुए थे, तो इस नाम से ये यूट्यूब पे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के उस पर ये है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ऑन हेल्थ थ्रू क्लीनलीनेस पीस थ्रू नॉन वायलेंस। ये विश्व अहिंसा दिवस पर किया गया था, तो इस नाम से जो है वो बिंदेश्वर पाठक जी का अपलोड है अलग से कट। और ये प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी, फाउंडर चेयरमैन कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन, तो इनका भी इस नाम से जो है अपलोड कर दिया गया है। यही नहीं, ये जो अभी आज नम्रता श्रीवास्तव जी
की वीडियो दिखाई गई, तो ये यूट्यूब में अपलोड किया गया है और फेसबुक पर भी भेजा जाएगा। ये अभी कहीं नहीं भेजा गया है, ये फेसबुक लाइव के लिए तैयार किया गया था कि 5 ऐसे सिग्नल हैं जिसको जानना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, और उसके उपाय बताए गए हैं कि क्या आप कर सकते हैं। बड़ा सिंपल उपाय है। इसी के साथ जो सूचना केंद्र है, आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार, तो ये अहिंसा दिवस पर समीक्षा बैठक हुई थी। अमृत गाथा 12 जो कल हुई, उसकी समीक्षा बैठक थी पटना में। आरजेएस युवा टोली और वहाँ के जो प्रभारी हैं उन्होंने की थी, और उसको वीडियो भेजा था तो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया। वहीं पर विश्व अहिंसा दिवस पर जो है वो प्रेरणा रस्तोगी, हरियाणा की रहने वाली शिक्षिका, उनको भी पॉजिटिव स्पीकर बनाया गया क्योंकि उन्होंने वीडियो भेजा था। इसके साथ साथ सविता सहाय जी जमशेदपुर की थी, उनको भी पॉजिटिव स्पीकर बनाया गया था। जो श्रद्धांजलि देने के लिए पॉजिटिव स्पीकर की कल्पना की गई थी, और ये यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। कार्यक्रम तो 11:15 बजे से था, लेकिन लगभग 10:30 बजे यूट्यूब पे ये लिंक और ग्रुप में भेज दिया गया था। लाइव स्ट्रीम उसी समय चल रहा था। तो ये सब टेक्निकली जो है वो भी हम लोग वो कर रहे हैं। देखिए, राजकुमारी अमृत कौर के बारे में, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भारत की थी, एम्स की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये सब जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए ही सकारात्मक भारत आंदोलन की ये अमृत गाथा है। और ये गुजरात से जुड़ी मधुबेन राठौर जी ने जो वीडियो भेजी थी उसको भी यूट्यूब पे अपलोड किया गया। और ये शास्त्री जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, स्वच्छता के बारे में जो आए थे वीडियो, उनको इसमें अपलोड कर दिया गया। गांधी, शास्त्री, राजकुमारी अमृत कौर, के कामराज, प्रेरणा रस्तोगी जी ने जो भेजा था वो इसमें शामिल किया गया। तो इस तरह से लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी पहुंचाई जा रही है। अब इसमें लोगों का इंटरेस्ट कितना है, इस देश को कितना अपना समझते हैं या सिर्फ अपने आप को ही पूरा देश मानते हैं, ये निर्भर उन पर करता है कि सबके भलाई में अपनी भलाई मानते हैं या सिर्फ अपनी भलाई ही चाहते हैं। तो ये नकारात्मकता और सकारात्मकता की लड़ाई जो है वो अनादिकाल से चलती रही है और चलती रहेगी। इसलिए हम लोगों का जो ये अभियान है इसकी कोई मंजिल नहीं है, ये चरैवेती है, और आने वाली चीज़ें जो हैं इसको विरासत में आगे दूसरी पीढ़ी चलाएगी, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। तो इसीलिए फेसबुक लाइव किया गया है, और मेरे ख्याल से अब यहाँ पर हम अनुमति लेंगे आप लोगों से, और अगले रविवार को फिर उपस्थित होंगे। लेकिन हाँ, फेसबुक लाइव तो संडे को 8 बजे से 9 बजे किया जाएगा। समय इसका चेंज भी हो सकता है, सर्दी का मौसम आएगा तो इसको 7 से 8 किया जा सकता है। दूसरी बात कि अगला जो अमृत गाथा का वेबिनार है वो है 10 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, और उसमें भी बहुत अच्छे विचारक आ रहे हैं, बहुत अच्छे उस फील्ड के विद्वान आ रहे हैं, जो अपनी बातों से जो हमें पता नहीं चलता है कि हम मानसिक अवसाद से ग्रसित हैं या हमारी हाव भाव जो है वो बताती है, लेकिन हम खुद नहीं जब समझ सकते हैं। ये जो इसके विशेषज्ञ होते हैं वो जानते हैं कि एक आदमी अगर इस तरह का आचरण कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन की पहचान करना ये हर किसी के वश में नहीं है, परिवार के भी वश में नहीं है। तो देखने में वो नॉर्मल लगते हैं लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, चाहे बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों या किसी भी आयु वर्ग के हों, लेकिन जब विशेषज्ञ उनको देखते हैं तो उनको पता चल जाता है, उनसे बातचीत करते हैं तो वो कोई ना कोई क्लू अपने डिप्रेशन का दे देते हैं। डिप्रेशन क्या है? वही नकारात्मकता जो है शरीर के अंदर धीरे धीरे हमारे जो नस नाड़ी है, हमारे जो शिराएं हैं, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, और जो तो उसमें क्या है वो उलझ जाते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से हम नहीं सोच पाते हैं, किसी भी समस्या को, किसी भी विचार पे हम नहीं समझ। तो ये मानसिक अवसाद धीरे धीरे वो चीज़ें केंद्रित हो जाती हैं, और वो उससे निकलना जो है, उसको हंसना, लोगों के बीच में रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसको अकेले न रहने दें, ये चिकित्सक बताते हैं। तो इन सब चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी देने के लिए और आ रहे हैं विशेषज्ञ, डायरेक्टर आ रहे हैं।
और इसके साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया है जो लावारिस पड़े या मानसिक रूप से विक्षिप्त सड़कों पे आप देखते हैं लोगों को, तो उनकी वो सेवा करते हैं। और वो अमिताभ बच्चन ने भी बुलाया था, केबीसी के जो कार्यक्रम उनका कौन बनेगा करोड़पति में उनको बुलाया था। तो आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार में 10 अक्टूबर को वो हस्ती भी आ रहे हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है वो जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। और श्रद्धांजलि देंगे हम लोग, जो बहुत सारे शहीदों को हम लोगों ने यहाँ लिया, कुछ शहीदों को, कुछ क्रांतिकारियों को, कुछ महापुरुषों को हम लोग 10 अक्टूबर को श्रद्धांजलि देंगे। सुबह में कार्यक्रम है, ये वेबिनार है, वर्चुअल बैठक है। और फिर 12 अक्टूबर को हम लोग हर साल करते हैं नकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय गाथा। विजयदशमी का त्यौहार होता है, दशहरा होते हैं, दुर्गा पूजा, कन्या पूजन। तो इसको नए परिप्रेक्ष्य में कैसे समझा जाए, क्योंकि सभी जानते हैं पूजा पाठ, रामलीला होना, दुर्गा जी की मूर्ति और उसका विसर्जन और पूजा पाठ वंदना, ये तो अमूमन हमारी श्रद्धा का एक अंग है, वो हम करते ही हैं। लेकिन इसके ऊपर भी हम लोग, जैसे रक्षाबंधन को हम लोग भाई बहन के त्यौहार से ऊपर उठकर उसको व्यापकता देते हुए तिरंगे की रक्षा को भी हम लोगों ने जोड़ा। हम लोगों ने गरीब आदमी की रक्षा करने को भी रक्षाबंधन से जोड़ा। हम लोगों ने जो हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, सैनिक जो सीमा पे हैं या हमारे सिपाही हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करने का भी संकल्प लेकर हम लोगों ने रक्षाबंधन का वीडियो मंगवाया था। 9 वीडियो यूट्यूब पे रक्षाबंधन के अपलोड हैं। उसी तरह से हम लोग नकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय गाथा, ये विजयदशमी से रिलेट करता हुआ कि कैसे अधर्म, आज कौन सा अधर्म है और किस तरह से हमें इसको प्रासंगिक कैसे बनाया जाए। हमारे जीवन पे जो असर डाल रही है नकारात्मकता, उससे कैसे दूर रहा जाए। हमारी दृष्टि जो है उसके अंदर कुछ पावर आना चाहिए जिससे हम पहचान सकें कि कौन सी चीज़ें नकारात्मक हैं, कौन सी पॉजिटिव हैं। हमें पूजा पाठ में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हम लोग इन चीज़ों पर विचार विमर्श करेंगे। तो उसमें पुजारी को भी बुलाया गया है, आईएएस को बुलाया गया है। ये दूसरी बार आईएएस को हम लोग बुला रहे हैं 12 अक्टूबर को। इससे पहले हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस 26 सितंबर को 2 आईएएस को बुलाया था मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वचन के लिए। और आजकल 100% जितने बैनर पे आप देख रहे हैं वो सभी उपस्थित हो रहे हैं। तो ये बहुत ही सफलता मिल रही है इस मामले में कि जो भी कमिटमेंट कंफर्म कर रहे हैं लोग, वो आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार में आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिविटी है। और सकारात्मक चीज़ें जो हैं वो कभी फ्लॉप नहीं होती हैं, सकारात्मक चीज़ें बराबर हिट ही रही हैं। हर आदमी को, चाहे वो नकारात्मक भी है, उसको भी सकारात्मकता की ज़रूरत ज़रूर है। उसको ज़रूरत है। वो बीमार है, नकारात्मक आदमी बीमार है, तो बीमार को तो दवा तो चाहिए। तो पॉजिटिविटी क्या है? ये एक दवाई है। ये दवाई आपको एनर्जी देती है, आपके अंदर शक्ति भरती है, आपको दूसरों के बारे में अच्छा सोचने की शक्ति देती है। यही है पॉजिटिविटी। ये बुरी सोच जो है ये नकारात्मकता है, और बुरी सोच वाले लोगों को दवाई की ज़रूरत होती है। इसलिए वेबिनार में जुड़ें, फेसबुक लाइव में जुड़ें, या फिर इनको कभी मौका मिले तो आप देखें और उसमें से कोई ना कोई पॉइंट आपके मतलब की दवाई जो है, छोटी मोटी टैबलेट जैसे होती हैं, तो डोज होते हैं। किसी को थोड़े से डोज में ही पॉजिटिविटी आ जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा बड़ा डोज देना पड़ता है, कहीं इंजेक्शन देना पड़ता है, बीमारी बड़ी होगी तो इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। भाई बहन के रिश्ते से हम लोग जिस तरह से बात करते हैं वो बड़ी पॉजिटिविटी यहाँ पर आती है, जबकि हमको महापुरुष विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने सिखाया है। लेकिन जीवन में कैसे आप उतारेंगे उसको, यही है सकारात्मक भारत आंदोलन। चीज़ें हैं, गूगल बाबा सब जानकारी दे देता है, लेकिन हमारे जीवन में वो चीज़ें उतरें कैसे, हम लोग कैसे इतनी मेहनत करें, कैसे मेहनत करें, किसके लिए मेहनत करें। ये फेसबुक लाइव क्यों किया जा रहा है, इतनी जानकारियाँ क्यों दी जा रही हैं? ये इसीलिए दी जा रही हैं क्योंकि इन जानकारियों में ही वो पॉजिटिविटी है, और यही हमारे सोचने के ढंग को बदल सकती है कि हमारी सोच कहाँ जा रही है, हम किन चीज़ों की चर्चा करते हैं। आज बहुत सारी बुरी खबरें भी आई हैं, वो किसका परिणाम है? चाहे वो किसानों के मौत का सवाल हो,
उत्तर प्रदेश में जो हुआ, जो जगह जगह देश में होते हैं, वो किस चीज़ का परिणाम है। मुंबई में किस तरह से ड्रग लेकर जो है स्टार सन्स पकड़े जा रहे हैं, तो वो सब क्या है? यही तो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी कदम कदम पे है। इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की सुई और डोज आप हम सभी मिलकर दे सकते हैं समाज को। और आज़ाद होने के लिए जब भारत छटपटा रहा था तो कुछ लोग ही निकल कर आए थे घर से, घर द्वार छोड़ दिया था कई लोगों ने, भगत सिंह जी, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे तमाम लोगों ने घर को छोड़ा था। और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की भी चर्चा की गई, और कैसे जयप्रकाश नारायण जी ने निरंकुश शासन को सत्ता से हटाने के लिए संपूर्ण भारत क्रांति का नारा दिया, और उस पर सब लोग चले गए। महात्मा गांधी ने किस तरह से असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और किस तरह से विदेशी कपड़ों की होली जलाई, किस तरह से अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। तो उसमें गरम दल, नरम दल, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उद्देश्य ये था कि भारत आज़ाद होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी योगदान है, महात्मा गांधी का भी है, और जितने भी तमाम बच्चे भी इसमें जुड़े, बच्चों ने भी आवाज़ लगाई। चंद्रशेखर आज़ाद को तो बचपन में ही कोड़े लगे थे, वंदे मातरम कहा, मेरा घर जेल खाना, और ये सब क्या है? ये बचपन में भी वो चीज़ें जो है लोगों में आई थी कि हाँ, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है, और अंततोगत्वा अंग्रेज़ भाग गए। उसी तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन भी ये आज़ादी के बाद पहला आंदोलन है, और 6.5 साल से चल रहा है। ये लगातार चलता रहेगा। चरैवेति चरैवेति इसका सिद्धांत है, और आप लोग पॉजिटिव रहकर अपना भला कर सकते हैं, साथ में समाज, परिवार, सबका भला कर सकते हैं। जहाँ भी परिवार और देश में और मोहल्ले में, सरकारों के अंदर, अफसरों के अंदर, दुकानदारों के अंदर नेगेटिविटी आ रही है, वो कहीं ना कहीं उनको स्वयं भी उस लपेटे में ले रही है और समाज को भी ले रही है। तो इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की ज़रूरत है। इसलिए इसको समर्थन करना, यानी कि अपने आप को समर्थन करना, क्योंकि माहौल बनाना। बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जो कि डायरेक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग नहीं लिए, लेकिन उन्होंने लोगों को जगाया, उन्होंने साहित्यकार ने रचना की। और गांधी जी के बारे में अभी कल राकेश पांडे जी आए थे वेबिनार में, और वो बता रहे थे कि गांधी जी पर जो लोग कविता लिखे थे उनकी प्रशंसा में, उसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर दिया था, और वो उन्होंने प्रकाशित करवाया उन रचनाओं को। तो इस तरह से एक वैचारिक क्रांति जो है वो अपने आप में बहुत काम करती है। तो सोचने, समझने और कुछ करने की ज़रूरत है। प्रत्येक रविवार उदय मन्ना आप लोगों से मिलने के लिए अभी 8 बजे का सिलसिला शुरू रहेगा, 9 बजे तक। आगे चलकर सर्दियों के मौसम आते ही ये 7 से 8 हो जाएगा, यानी प्रत्येक रविवार हम लोग बातचीत करेंगे। और फिर कार्यक्रम की तैयारी भी करनी है। जनवरी में राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम का राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हम लोग करते हैं, वो उसकी भी तैयारी करनी है। किताब जो आ रही है कि अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का जो अवार्ड घोषित है, तो एक पूरी किताब प्रकाशित की जाएगी, देशभक्ति पर आधारित वो किताब होगी। तो अब अनुमति चाहेंगे आप लोगों से, और जय हिंद, जय भारत कहते हुए अगले रविवार को मिलेंगे। लेकिन हाँ, 10 अक्टूबर 11 बजे से 12:30 बजे राष्ट्रीय वेबिनार है, RJS TJ APS KBS के अमृत गाथा, उसमें शामिल हुई है 10 अक्टूबर। और 12 अक्टूबर को विजयदशमी और दुर्गा पूजा का नकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय गाथा, ये 12 अक्टूबर मंगलवार है। और फिर रविवार 17 अक्टूबर को हम लोग आज़ादी में उर्दू पत्रकारिता का क्या योगदान रहा है, क्योंकि उर्दू पत्रकारिता के योगदान के बिना इस आज़ादी की कल्पना आप नहीं कर सकते। पत्रकारिता ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था इसमें, और तोप से उड़ा दिया गया था। एक संपादक थे जिसको चांदनी चौक में अंग्रेज़ों ने तोप से, बाकर अली नाम था, उनको तोप से उड़ा दिया गया था। तो इसलिए याद करना ज़रूरी है उर्दू पत्रकारिता। और उर्दू जो है वो भारतीय भाषा है, ये भी आवाम को बताना ज़रूरी है। जी हाँ, तो एक मुस्कान के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 10 अक्टूबर को 11 बजे। थैंक यू।